खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि नव मुंतखब एमएलएस की जम्मू में हलफ बर्दारी तकरीब हुई है। नगरोटा बडगाम के एमएलएस ने हलफ ले लिया है। देवयानी राणा और आगा मुंतजिर मेहंदी ने हलफ ले लिया है अपने अहदे का। नगरोटा ज़िमन इंतखाब में बीजेपी की देवयानी राणा ने जीत हासिल की, तो वहीं बडगाम ज़िमन इंतखाबात में पीडीपी के आगा मुंतजिर की जीत हुई थी, जिनकी हलफ बर्दारी तकरीब आज थी। दोनों ही एमएलएस ने अपने अहदे का हलफ आज ले लिया है। जम्मू में यह हलफ बर्दारी तकरीब हुई है और दोनों एमएलएस ने अपने अहदे का हलफ ले लिया है। ज़िमनी इंतखाब के एमएलए जो नव मुंतखब एमएलए थे, उन्होंने अपने अहदे का हलफ ले लिया है। एमएलएस की जम्मू में हलफ बर्दारी तकरीब हुई है। नगरोटा बडगाम के एमएलएस ने हलफ ले लिया है। देवयानी राणा और आगा मुंतजिर मेहंदी ने हलफ लिया है अपने अहदे का। नगरोटा ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी के देवयानी राणा ने जीत हासिल की, तो वहीं बडगाम ज़िमनी इंतखाब में पीडीपी के आगा मुंतजिर की जीत हुई थी, जिनने आज अपने अहदे का हलफ लिया है। जम्मू में यह हलफ बर्दारी तकरीब हुई, जिसमें देवयानी राणा और आगा मुंतजिर मेहंदी ने अपने अहदे का हलफ लिया है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, क्या जानकारी है? हलफ बर्दारी तकरीब हुई है, क्या कुछ माहौल देखने को मिला, क्या कुछ खास रहा इस दौरान? देखिए, इस समय जो है वो ओथ हो चुकी है। जो स्पीकर हैं अब्दुल रहीम राठौर, उन्होंने उनके कक्ष में ये ओथ हुई है। आगा सईद मुंतजिर मेहंदी हो या देवयानी राणा हो, उन्होंने ओथ ले ली है। अभी से कुछ देर पहले हमारी बात आगा सईद मुंतजिर मेहंदी से भी हुई है। उन्होंने कहा है कि जो इधर बडगाम का बड़ा मुद्दा है वो रिजर्वेशन का है। बड़े सारे युवा है, हमें युवा को एम्प्लॉयमेंट देनी है। वही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वायदे किए थे लेकिन पूरे नहीं किए, एक वो बड़ा मुद्दा रहा बडगाम में, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर रहा है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हार का रहा है। उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि अब मैं करूंगा, जितने भी मेरे पास समय है, मैं बडगाम की खुशहाली के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के अवाम के लिए काम करूंगा। यकीनन जो इश्यूज हैं उसे टेकअप भी किया जाएगा। मोरोवर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी हार है, क्योंकि वहाँ पर खुद चीफ मिनिस्टर और उसके अलावा बड़े दीगर जो नेता थे वो सब जो है कैंपेन में लगे थे, उसके बावजूद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट नहीं बचा पाई। तो पीडीपी के लिए अब ये बड़ा दायित्व भी है कि उनको वहाँ पर लोगों को, अब उन्होंने जिस तरह से लोगों से वायदे किया, आपको ख्याल रखना होगा। और आगा सईद मुंतजिर मेहंदी को जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल रहना होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि खुद जो है ये बड़े यंग है, यंग नेता है, यकीनन उस तरह के काम भी करेंगे। वहीं देवयानी राणा बहुत यंग लीडर है और अपने पिता के बाद वो चुनाव जीते हैं। तो कहीं ना कहीं नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी जिस तरह से उनको, जिन्होंने जैसे कि उन्होंने देवयानी राणा को भर भर के प्यार दिया, तो यकीनन आगे वो उनकी खुशहाली के लिए और कॉन्स्टिट्यूंसी में काम भी बतौर तरीके से करेंगी। और वोट हो चुकी है, अब ये अब कह सकते हैं। जी बिल्कुल, अपना अहदा संभालिए, अब आगे के काम यहाँ पर करेंगे। अवाम की जो उम्मीदें हैं उनको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। ख्वाहिश, कौन कौन शामिल रहा था इस हलफ बर्दारी तकरीब में? देखिए, ये क्योंकि स्पीकर के कक्ष में हुआ था तो ज्यादा लोग तो नहीं थे, तो लेकिन जो हमारे पास तस्वीरें आई है, लग रहा है कि 1 से 2 लोग ही जो है वो वोट के समय अंदर होंगे जिसकी पार्टी से ताल्लुक रखा। लेकिन जो यहाँ पर जो है पीडीपी से बड़े नेता वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। सेक्टर के बाहर वो आगा सईद मुंतजिर मेहंदी की सपोर्ट में आए थे, तो बीजेपी के सपोर्ट में कुछ लोग जो एमएलए हैं वो भी थे। लेकिन कक्ष में जब वोट थी तो उसमें एक आधा लोग की तरह ज्यादा लोग नहीं थे। ओवरऑल वोट हो चुकी है, अब धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं। अभी आगा सईद मुंतजिर मेहंदी बाहर आए हैं, अब मुमकिन यही है, माना जाए अभी देखना है कि देवयानी राणा बाहर आती है तो किस तरह की स्टेटमेंट बोलेंगे। जी ख्वाहिश, अब किस तरह से देखा जाएगा आगे की, क्या कुछ तरजीह रहेगी इन दोनों नव मुंतखब एमएलएस की? बीजेपी के पास पहले ही नगरोटा सीट उन्हीं के पास थी, तो यकीनन बीजेपी का एक बहुत बड़ा कार्टर है, बीजेपी का संगठन है, और आसपास जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बीजेपी की ही एमएलए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के एमएलए हैं, तो देवयानी राणा भी इस तरह से काम करेंगे और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो उनके लिए काम काज करना ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। वहीं अगर हम बात करें आगा सईद मुंतजिर मेहंदी की, तो बडगाम में इस तरह से उनको प्यार मिला, वोट हासिल किए, तो यकीनन वो काम करके भी दिखाएंगे। और बहुत अच्छे के बाद ये चीज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ से निकली और पीडीपी के पास गई है, तो यकीनन अब यहाँ पर उनको अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी होगी, बढ़िया करनी होगी। उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि ये दोनों एमएलए और दोनों यंग हैं, तो यकीनन लोगों ने यंग को चुना है, तो यंग लोग जो है बेहतर और अच्छे तरीके से काम करते हुए नजर आएंगे, चाहे वो नगरोटा हो या बडगाम। जी ख्वाहिश, क्या लगता है बडगाम में जो एनसी की हार हुई है, क्या कुछ अहम फैक्टर रहे उसमें, और अब किस तरह से एनसी वहां पर तैयारी करेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो एमपी आगा सईद रहना है वो शांत रहना, उनका चुप रहना, और कहीं ना कहीं जो छिटाकशी एक दूसरे पर हुई, उन्होंने उमर अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर आके ऊपर कई सारे सवाल उठाए। वहीं उमर अब्दुल्ला और बाकी जो लीडर्स हैं, चाहे सीएम है या दूसरे बड़े मंत्री, आप कह सकते हैं लीडर्स हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने भी आगा सईद रहुल्ला के ऊपर जो है कटाक्ष करने में कोई भी हाथ पीछे नहीं रखे। तो
तो एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी रहा, और कहीं ना कहीं उनकी सपोर्ट नहीं रही, क्योंकि एक सिटिंग एमपी जो है वो ही अपने पार्टी के उम्मीदवार को जब सपोर्ट नहीं करते हैं तो एक मैसेज क्या जाता है वो सभी जानते हैं, और उसका नतीजा सबने देखा भी है। तो ओवरऑल यही एक बड़ा फैक्टर रहा है। उसके अलावा जो इशूज है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो में बात की है, उसमें से रियली एक भी चीज उन्होंने पूरी की जो कि फ्री ट्रांसपोर्टेशन थी महिलाओं के लिए। उसके अलावा ज्यादातर चीजें वो पूरी नहीं कर पाए, और यही एक फैक्टर रहा कि लोग उनकी तरफ जो है उन्होंने एक साल देख लिया कि उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ से उठकर ही रोना रोते रहे, और अगर यही रोना आगे भी 4 साल रोते रहेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उन्होंने बदलाव देखा और पीडीपी को मौका दिया। जी बिल्कुल, यहाँ पर हलफ बर्दारी अब तकरीब हो गई है, आगे की उम्मीद की जा रही है दोनों मुंतखब जो एमएलए हैं जो आवाम से वादे किए उन्हें पूरा करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए, और हलफ लेने के बाद उनका क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। देखिए, पहले तो मैं बड़गाम के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो जिम्मेदारियाँ उनने मुझ पर सौंपी, जो भरोसा उनने मुझे पर सौंपी, मैं आपके माध्यम से उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ, जो इज़्ज़त जो भरोसा उनने मुझे दिया है, तो मैं इंशाल्लाह उस भरोसे की लाज रखूँगा। और जो भी नाइंसाफ़ियाँ उनके साथ हुई है इन 30-70 सालों में, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरीके से उन्हें बुनियादी ज़रूरियात के लिए सताया है, वो इंशाल्लाह मैं वो रेस्टोर करूँगा। टक्कर तो नहीं थी, क्योंकि ये इज्तिमाई फ़ैसला बड़गाम के लोगों ने किया था कि इस बार हमें कलमदवात को अपना इत्मीनान देना है, PDP को अपना भरोसा देना है, ताकि जो बड़गाम के मसले मसाइल हैं वो भी हल, और जो इज्तिमाई तौर जम्मू कश्मीर के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने वादों से मुकर गए, उसके ख़िलाफ़ भी बड़गाम के लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों के बदले अपना एहतजाज दर्ज किया। और आप बताएं कि जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड यानी कि BOSC ने अनंतनाग के रेडियंट पब्लिक स्कूल और पुलवामा के 16 इंटरनेशनल स्कूल, बडगाम के होली मिशन स्कूल और पाटन के पायनियर इंस्टीट्यूट का अफिलिएशन मुअत्तल कर दिया है। वजह यह है कि स्कूल गैर मंजूर शुदा किताबों का इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ दीगर स्कूलों पर जुर्माना भी लगाया गया है। BOSC ने वाज़ेह किया है कि अब केवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी NEP 2020 के मुताबिक NCERT संगठित क्षमता आधारित और किफ़ायती किताबों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। होता था कि कुछ स्कूलों पर कार्रवाई की गई है और उनको कहा गया है कि अब जो NCERT की किताबें हैं उनका ही इस्तेमाल किया जाएगा, और उसमें इन स्कूलों पर इल्ज़ाम था कि कुछ गैर मंजूर शुदा किताबों का ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड यानी कि BOSE ने अनंतनाग के रेडियंट पब्लिक स्कूल, पुलवामा के 16 इंटरनेशनल स्कूल, बडगाम के होली मिशन स्कूल और पाटन के पायनियर इंस्टीट्यूट का एफिलिएशन मुअत्तल कर दिया है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, क्या जानकारी? एक कार्रवाई की गई है, बड़ी कार्रवाई कि उनका एफिलिएशन यहाँ पर रद्द कर दिया गया है स्कूलों का। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी की गया है, जिसमें एटलीस्ट अभी करंटली जिस तरह से नोटिफिकेशन में जिक्र किया गया है, 4 जो स्कूल्स की जो एफिलिएशन जो है बोर्ड के साथ उसको अब मुस्तरद कर दिया गया है। हालांकि इसके साथ साथ और भी अभी 8 ऐसे स्कूल्स हैं जिनको लेकर जो है अभी उनको जो है नोटिफिकेशन जारी की गई है, और उनको जुर्माने के जो एक मयाद जो है वो एक वक्त का दिया गया है कि जो उन्होंने खिलाफ वर्जी की है उसके लिए उनके पास 1 हफ्ते का टाइम है, और उस 1 हफ्ते में अगर वो उस फाइन को भरते हैं तो उनकी शायद जो है एफिलिएशन कंटिन्यू रहेगी। बट अगर उन्होंने अपना फाइन जो है अकॉर्डिंग टू रूल्स और लॉज जो है वो नहीं भरते हैं तो उनकी भी एफिलिएशन जो है वो मुस्तरद की जा सकती है। हालांकि जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया, इसमें 4 स्कूल्स का जो है बाज़ाब्ता तौर पर नाम मेंशन किया गया है, जिसमें रेडियंट पब्लिक स्कूल जो कि अनंतनाग में मौजूद है, 16 इंटरनेशनल स्कूल जो कि पुलवामा में वाक़ा है, होली मिशन स्कूल जो कि बडगाम में है, और पायनियर इंस्टीट्यूट जो कि पटन में मौजूद है। तो इन 4 स्कूल्स के बारे में जो है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि इन्होंने नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया है, और जो वहां पे किताबें जो पढ़ाई जा रही थी वो NCERT के मुताबिक नहीं थी, और खासतौर पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुताबिक जो एक सिलसिला रखा गया है, एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म जो है बुक्स के हवाले से रखा गया है, ये 4 स्कूल जो है उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसकी बेसिस पे
इनकी किस तरह की जो किताबें थी, बताया जा रहा है कि गैर मंजूर शुदा जो किताबें थी उनका इस्तेमाल किया जा रहा था, क्या कुछ वो किताबें, क्या कोई जानकारी है उस हवाले से? वेल देखिए, अभी जिस तरह से नोटिफिकेशन और जिस तरह से डिटेल्स इस मामले को लेकर जो है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने शेयर की है, उसमें साफ तौर पर ये मेंशन्ड है कि ये जो बुक्स जो है ये एनसीईआरटी सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे थे, और खासतौर पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 की अगर आप बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक ये निसाब नहीं चला रहे थे, और ऑब्वियसली जिसकी वजह से जो बच्चों का जो कैरियर जो है आने वाले वक्त में वो एक गहराई में जा सकता था, उनका जो फ्यूचर जो है वो एक गलत रास्ते पे जा सकता था, क्योंकि जिस तरह से सरकार की तरफ से डायरेक्शंस हैं, अगर कोई स्कूल उन डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करता है तो वो कहीं ना कहीं पे बच्चों के कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा रीजन जो है देखने को मिल रहा है कि इन स्कूल्स को इस बात को लेकर जो इनकी एप्लीकेशन डिस्कनेक्ट कर दी गई हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे बच्चों के उस फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। और साफ तौर पर कहा गया है कि जो इनका मैकेनिज्म था वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक जो बुक्स वहां पे पढ़ाई जा रही थी वो उसके मुताबिक नहीं थी, और साथ साथ जो एनसीईआरटी का जो एक मैकेनिज्म है, एकेडमिक जो एक सिस्टम जो है उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसकी बेसिस पे इन 4 स्कूल्स की जो एप्लीकेशन जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। जी किस तरह से आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? क्या अगर ये स्कूल अपनी जो एनसीईआरटी की किताबों के मुताबिक या जो बोर्ड के जो कार्रवाई है उसके मुताबिक अपनी आगे की कार्रवाई तालीम करते हैं, तो क्या इनको ये वापस दिया जा सकता है? क्या कुछ आगे का कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है? वेल खासतौर पर अगर हम इन 4 स्कूल्स की बात करें जिसका हमने यहाँ पे जिक्र किया है, इसके बारे में इस तरह की कोई भी डिटेल जो है वो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने शेयर नहीं की है कि क्या ये आने वाले वक्त में इनकी एफिलिएशन जो है उसको वापस बहाल करेंगे या क्या प्रोसेस रहेगा। बट हाँ, ये जरूर है कि मजीद जिन 8 स्कूल्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि अभी फिगर्स जो है स्कूल्स के मुतालिक शेयर किया गया है कि 8 अभी और भी मजीद स्कूल्स जो हैं जो कहीं ना कहीं पे लॉज को जो है प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहे थे, और उन स्कूल्स के हवाले से कहा गया है कि उनको 1 हफ्ता दिया गया है कि वो फाइन भरे डिपार्टमेंट को, और अगर वो इस 1 हफ्ते में फाइन नहीं भरते हैं तो सेम जिस तरह से इन 4 स्कूल्स की एफिलिएशन डिस्कनेक्ट कर दी गई है, उसी तरह से उन 8 स्कूल्स की भी एफिलिएशन जो है वो मुस्तरद कर दी जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एनसीईआरटी के मुताबिक जो स्कूल का अपने स्कूल की तालीम नहीं कर रहे थे उनको यहाँ पर उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, और जुर्माना भी आयद किया गया है कि अगर अब जो जुर्माना नहीं भरा जाएगा तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि ज़ेनापोरा इंतज़ामिया ने मोबाइल फरोशों को माइक और मेगाफोन का इस्तेमाल करने से रोकने का हुक्म जारी किया है। यह कदम लोगों की लगातार शिकायतों और 19 नवंबर को ब्लॉक दिवस में उठाए गए मुद्दे के बाद लिया गया है। हुक्म में कहा गया है कि माइक और मेगाफोन से सेलर्स शोर करते हैं, सड़क पर ट्रैफिक रोकते हैं और लोगों के लिए जोखिम पैदा करते हैं। इंतज़ामिया ने कहा है कि ये काम मंजूर नहीं है और इससे आवाम की सहूलियत और सेहत मुतासिर होती है। अब पूरे सब डिवीजन में किसी भी सड़क, गली या रास्ते में इस तरह का शोर करने पर रोक रहेगी, और सेलर्स को भी ऐसे तरीके से सामान बेचने से मना किया गया है जिससे परेशानी होती है। अफसरान को ये नोटिस अहम मकाम पर लगातार कड़ाई से नाफिज करने का हुक्म दिया गया है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। उत्तर कश्मीर के कुंजर स्पोर्ट्स ग्राउंड में गुलमर्ग यूथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल धूमधाम से शुरू हो गया है। इफ्तिताई तकरीब में एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह, डीसी बारामूला मिंगा शेरपा, सीईओ जीडीए तारिक हुसैन निक और एसडीपीओ गुलमर्ग फैजान अली, एसडीएम गुलमर्ग जेडईओ तनमर्ग जफर इकबाल और कई दीगर मेहमान मौजूद रहे। जिले में पहली बार मैदान पर फ्लड लाइट्स लगाई गई जिससे अब डे नाइट मैच खेले जा सकेंगे। ये कदम नौजवानों को लंबे वक्त से चली आ रही मांग पूरी करता है और खेल सरगर्मियों के लिए नए मौके खोलता है। मेले का इफ्तिताह पहला क्रिकेट मैच गुलमर्ग एडमिनिस्ट्रेशन और गुलमर्ग 11 के बीच हुआ, जिसमें गुलमर्ग 11 ने जीत दर्ज की है। प्रोग्राम के दौरान एमएलए और डीसी ने खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट बांटी और ट्रॉफी देकर हौसला अफजाई की है।
इख्तितामी तकरीब में दोनों अफसरान ने कहा है कि खेल नौजवान पीढ़ी के लिए डिसिप्लिन, सेहत और बेहतर मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद बनते हैं। मेरी कोशिश है कि जहाँ भी जमीन मौजूद होगी वहाँ हम स्पोर्ट्स फील्ड बनाएंगे, बिकॉज हम नौजवानों को कह रहे हैं कि बाकी चीजों से दूर रहें, ड्रग से दूर रहें, लेकिन उनको हमें अल्टरनेटिव देना है कि जहाँ वो खेल सकें। अगर हम नौजवानों को कुछ नहीं दे रहे हैं, आप फिर उनके साथ मैं ये कहूँगा ज्यादती है। लिहाजा मेरी कोशिश होगी कि जहाँ पर भी जो है अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, देयर विल बी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, और इन तीनों जो टंगमर्ग, श्राय एंड कुंजन, इंशाल्लाह अगले साल आप देखेंगे रीडिंग रूम्स, लाइब्रेरी एंड द कॉफी शॉप्स, जहाँ अच्छी फैसिलिटीज उनको मिलने चाहिए बैठने के लिए, खेलने के लिए। और जल्द ही हम एक और न्यूज आपको देंगे इस इलाके में, इंडोर स्टेडियम इंशाल्लाह। गांधरबल ARTO में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट जो पहले 18 नवंबर 2025 को होना था, उसे टाल दिया गया है। अब वो टेस्ट 24 नवंबर 2025 यानी सोमवार को होगा। सभी उम्मीदवारों और मुतालिका लोगों से अपील की गई है कि नई तारीख को नोट कर लें और वक्त पर पहुंचें। शोपियां पुलिस ने चोटीपोरा हीरापोरा में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ट्राइबल यूथ क्रिकेट टूर्नामेंट किया। टूर्नामेंट 15 नवंबर को शुरू हुआ था और इख्तिताम पजीर हो गया है। इसका इफ्तिताह SSP शोपियां मुश्ताक अहमद चौधरी ने किया था। फाइनल मुकाबला मुगल वॉरियर्स हीरापोरा और देवपोरा स्टार्स के बीच में खेला गया, जिसमें मुगल वॉरियर्स ने 15 रन से जीत हासिल की। SSP शोपियां ने विनर और रनर अप टीमों को नकद इनाम और ट्रॉफियां दी। प्रोग्राम में ADDL SP, DYSP, HQRS और DYSP डार और SHO हीरापोरा भी मौजूद रहे। जिले और आसपास के इलाकों से बड़ी तादाद में लोग भी मैच देखने पहुंचे। इस मौके पर SSP मुश्ताक अहमद ने कहा कि नशा कारोबार में शामिल किसी भी शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और ड्रग मनी से खरीदी गई इमलाक जब्त की जाएगी। उन्होंने यकीन दिलाया है कि नशा मुतासरीन की पूरी मदद की जाएगी। अफसरान ने खिलाड़ियों की तारीफ की और नौजवानों को खेल में आगे बढ़ने की यकीन दहानी कराई। देखिए, तो ये टूर्नामेंट जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था और इसका जो हमारा मकसद था वो था कि यहाँ के यूथ को कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में इंगेज किया जाए, वो स्पोर्ट्स के ज़रिए, और इसके ज़रिए एक मैसेज दिया जाए ड्रग्स के खिलाफ। और दूसरा मैसेज ये था कि अमन को कायम रखें और इसकी बहाली में पुलिस का तावन करें, और ये मनशियात और मनशियात के खिलाफ जो काम किया जा रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, उसमें यूथ की पार्टिसिपेशन हो, कॉमन मासेस की पार्टिसिपेशन हो, क्योंकि ये वो वबा है जिसको हम मिलकर ही ख़त्म कर सकते हैं। तो आज बड़ी हमारे लिए भी बड़ी अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने इसमें शमूलियत इख्तियार की और इस गेम का भी मज़ा लिया, और जो एक हमारा पैगाम था उस पर भी मुतफिक है। वादी कश्मीर में कल से एक बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। श्रीनगर के 3 प्रीमियर ग्राउंड्स में होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए 200 से ज़्यादा टीमों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन सिर्फ 16 टीमों का सिलेक्शन हुआ है। ये सिलेक्शन खुर्रा अंदाजी के ज़रिए किया गया है। ये टूर्नामेंट 28 नवंबर तक जारी रहेगा और इसका मकसद वादी के नौजवानों को खेलों में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत के लिए हौसला अफजाई करना है। हर टीम में अंडर 19 और अंडर 20 खिलाड़ियों को शामिल करना ज़रूरी रखा गया है ताकि नई नस्ल के टैलेंट को आगे आने का पूरा मौका मिले। सबसे अहम बात यह है कि पूरे टूर्नामेंट की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी, जिससे लोग घर बैठे ही अपने पसंदीदा खिलाड़ी और टीमों का मुकाबला देख सकेंगे। तो आपको बता दें कि बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है, जिसमें 200 से ज़्यादा टीमों ने हिस्सा रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन 16 टीमों का ही सिलेक्शन हुआ है और इन मैचों का लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी, जिससे लोग घर बैठकर भी इस क्रिकेट टूर्नामेंट का लुत्फ उठा सकते हैं। प्रीमियर ग्राउंड में ये मैच होंगे, कल से ये मैच खेले जाएंगे। वादी कश्मीर में कल से एक बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। श्रीनगर के 3 प्रीमियर ग्राउंड में होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए 200 से ज़्यादा टीमों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन सिर्फ 16 टीमों का सिलेक्शन हुआ है। ये सिलेक्शन खुर्रा अंदाजी के ज़रिए किया गया है। ये टूर्नामेंट 28 नवंबर तक जारी रहेगा।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।